नमस्ते देवी और सज्जनों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 21, 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखने वाले हैं। आज का पहला आर्टिकल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पैनल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ महानदी फ्लड बेसिन। तो इस आर्टिकल को हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक हाई लेवल कमेटी की रचना की है, जहां ओडिशा सरकार ने 424 एकड़ की लैंड पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए, इसे एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ी हुई है। तो पहले हम लोग महानदी के बारे में जानेंगे। महानदी सेंट्रल इंडिया में स्थित एक नदी है जो साउथ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ राज्य में उगम होता है। ये महानदी 560 माइल मतलब 900 किलोमीटर्स इसका एस्टिमेटेड टोटल कोर्स है, और एस्टिमेटेड ड्रेनेज एरिया अगर देखा जाए तो 51,000 स्क्वायर मील्स इसकी ड्रेनेज एरिया है। तो अभी ओडिशा सरकार इसकी जो फ्लड प्लेन्स है उस फ्लड प्लेन्स में 424 एकड़ लैंड को एक्वायर करके वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एक ग्रीन सिग्नल दिए हुए कारण पे या उस रीज़न पे अभी ये एनजीटी एक हाई लेवल कमेटी की रचना की गई है। उसके अतिरिक्त इसे जानने की आवश्यकता है। आज का अगला आर्टिकल है इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू कोस्टल रडार नेटवर्क। पहले हम लोग कोस्टल रडार नेटवर्क के बारे में जानेंगे। भारत और भी राष्ट्रों को, जैसे कि अभी मॉरिशस, सीशेल्स और श्रीलंका इस कोस्टल रडार नेटवर्क के अंदर आते हुए राष्ट्र हैं। अभी म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और थाईलैंड ऐसे राज्यों को कोस्टल रडार नेटवर्क के अतिरिक्त लाने के प्रयत्न भारत सरकार अभी कर रहा है। तो पहले हम लोग कोस्टल रडार नेटवर्क के बारे में जानेंगे। ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन है, जिसके अतिरिक्त हाई सीज एरिया में जो भी थ्रेट्स भारत को दिखेगा उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। ये इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स में इसको सहायता देने का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया है। इस आर्टिकल के अतिरिक्त ये कोस्टल रडार नेटवर्क की ज़रूरत भारत को कब हुई, जैसे कि इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, जिसे आईमैक भी कहा जाता है, इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, ये गुरुग्राम में स्थित है। इस पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो इस इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर की जो स्थापना गुरुग्राम में की गई है, ये 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक था उसके बाद मैरीटाइम डेटा इन्फ्यूजन के ऑब्जेक्टिव से इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया। और इस आर्टिकल में नेशनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, IFSC-IOR कहा जाता है इसे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को ज़्यादा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अतिरिक्त कुछ इंटरनेशनल लाइसेंस ऑफिसर्स भी काम करते हैं, जैसे कि फ्रांस, जापान और यूएस से काम कर रहे हैं, और भी कुछ इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर्स यहाँ काम करने के लिए आगे देखा जा रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि कोस्टल रडार नेटवर्क को भारत में कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है। तो फेज 1 के अतिरिक्त कोस्टल रडार नेटवर्क को देश के 46 लोकेशंस में अभी स्थापित किया गया है। फेज 2 के अतिरिक्त बाकी 38 स्टैटिक रडार स्टेशंस और 4 मोबाइल रडार स्टेशंस को स्थापना करने के लिए कोस्ट गार्ड अभी एडवांस्ड स्टेज ऑफ कंप्लीशन में अपना प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो इस आर्टिकल में हमें महत्वपूर्ण विषय है कि कोस्टल रडार नेटवर्क के बारे में हम यहाँ जानें। आज का अगला आर्टिकल है लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। इस आर्टिकल में हम लोग, जैसे कि हम सबको पता है, कोविड-19 पैंडमिक के अतिरिक्त मार्च महीने में लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था। फिर अप्रैल के बाद जैसे हमने देखा कि हंतों में मतलब स्टेज बाय स्टेज अनलॉक फेज को देखा जा रहा है। इस दौरान इस साल 2020 और 21 के अगर आर्थिक वर्ष को देखा जाए तो जीडीपी में बहुत मात्रा में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। आर्थिक मंदी के कारण Q1 में अराउंड 23.9% जीडीपी कंट्रैक्शन देखने को मिला। Q2 में अगर देखा जाए तो 7.5% कंट्रैक्शन। ये जो बढ़ोतरी है अनलॉक होने के कारण इंडस्ट्रीज में या आर्थिक व्यवस्था में फिर से रिवाइवल की शंकाएं यहाँ देखी जा रही थी। तो इस आर्टिकल में हम लोग 4-5 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जैसे कि 2020 और 21 में आर्थिक व्यवस्था कैसे काम की, उस दौरान 2021 और 22 में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और
अगर जो नॉर्मलसी या कोई भी आर्थिक रिकवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी, तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल इनिशिएटिव्स क्या क्या लेने की आवश्यकता है और ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट क्षेत्रों में कैसे भारत में इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है। तो पहला प्रश्न, 2020 और 22 में भारत की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक स्टेटस क्या था उसके बारे में अगर देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा Q1 में 23.9% कंट्रैक्शन देखने को मिला, Q2 में 77.5% देखने को मिला। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो इस साल की ओवरऑल जीडीपी को अगर कंट्रैक्शन रेट देखा जाए तो 7.7% को हम यहाँ रोक सकते हैं। जैसे कि Q4 में उतना ज़्यादा रिवाइवल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन Q3 तक अगर हमारे देश में जो भी आर्थिक मंदी देखी जा रही है उसके लिए सही प्रमाणों में अगर काम किया जाए तो 2020 और 21 की ओवरऑल जीडीपी कंट्रैक्शन रेट को 6 to 7% तक यहाँ रोकने की एक शंकाएं दिखाई जा रही है। ये रिवाइवल के बारे में पॉजिटिव होने के क्या क्या अंश है अगर देखे जाए तो जीएसटी जो कलेक्शन होता है उसमें अगर देखा जाए तो कोल, स्टील और सीमेंट में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है उस अक्टूबर 2020 में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया और समय चाहिए इसे रिकवर होने के लिए। आर्थिक व्यवस्था अगर इसी हिसाब से चलता रहा और अगर अगले साल Q4 के रिजल्ट्स तक देखे जाएं तो 6 से 7% जीडीपी कंट्रैक्शन रेट तक हम इसे विथहोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस देखा जाए जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत की जीडीपी 10.7% जीडीपी कंट्रैक्शन को इस साल देखने वाली है। वो यहाँ पे बताया गया है 10.7 नहीं। तो 2021-22 में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर उस विषय में देखा जाए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था अगर देखा जाए 2021-22 में अगर सिर्फ 8% में ही ग्रोथ हुई, अगर 8% से कम हुआ तो जो लॉसेस हमने 2020 और 21 में देखे हैं उसे हम रिकवर कर नहीं पाएंगे। कोविड-19 के दौरान 2020 और 21 के आर्थिक वर्ष में हमें जो लॉसेस हुई हैं अगर उसे फिर से रिकवर करना है तो 8% ग्रोथ होना ही होना है। और कुछ सेक्टर्स जहाँ पे लीड सेक्टर्स कहे जाते हैं जिसे इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं, उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। जब तक एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा ये इंजन्स ऑफ ग्रोथ की डेवलपमेंट होने में बहुत ही दिक्कत होगी। आज प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रेड के क्षेत्रों में देखा जाए तो विश्व में कुछ अनसर्टन फैक्टर्स हैं जिस पे निर्भर नहीं हो सकते और इस समय में भारत की जो बाउंड्रीज है ओपन इकोनॉमी है उसे क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि देश में अगर ग्रोथ देखना है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होने की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, ना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ही हम निर्भर हो सकते हैं। तो ये जो ग्रोथ है कंजम्पशन ड्रिवन होना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। तो इसे आप अगले वर्ष के जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या मॉनेटरी पॉलिसीज़ आने वाली है उसमें अगर बजट के अंश में देखा जाए तो कंजम्पशन ड्रिवन के दौरान हमें इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी के लिए क्रम लेने की आवश्यकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को यहाँ डिस्कस किया गया है। एक है इंटरेस्ट रेट को कम करना, जिसे हम पॉलिसी रेट कम करने के बाद ही कर सकते हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया या रिवर्स रेपो रेट हो गया। और इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए अभी के स्थिति में उसे भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है और रेगुलेटरी चेंजेस करना चाहिए ताकि मोरेटोरियम को और बढ़ावा दी जाए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो तो डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ी जाएगी। तो इसे मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व्स या मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को देखा जाए, जो देश में रिजर्व मनी ज़्यादा हुआ है, मनी सप्लाई भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन एक इकोनॉमिकल फैक्टर यहाँ याद रखना चाहिए कि जब भी मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा।
तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे सरकार या आरबीआई इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ली हुई है। तो देश में की जा रही मॉनेटरी पॉलिसी में इसे ध्यान में रखना चाहिए कि मॉनेटरी या मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के साथ साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की योजना को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में या मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में कोई भी इनिशिएटिव्स ली जाए। तीसरा है फिस्कल इनिशिएटिव्स के बारे में। तो सरकार फिस्कल इनिशिएटिव जैसे कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अगर फिस्कल डेफिसिट को देखा जाए तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और इस फिस्कल डेफिसिट का अगर क्रमांक या इसके नंबर्स लिए जाएं तो 2020 और 21 में हमें देखा हुआ कॉन्ट्रैक्शन जो भी मिल रहा है वो 8% होने की संभावना देखी जा रही थी फिस्कल डेफिसिट। लेकिन इसे जैसे हमें पता है कि सरकार एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो इस साल फिस्कल डेफिसिट 6% तक होने की शंकाएं देखी जा रही है। तो 2021 और 22 में गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू को पिकअप करना है ताकि फिस्कल डेफिसिट को और भी कम किया जा सके। तभी देश में जो भी मात्रा में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ोतरी देने की आवश्यकता है ताकि ग्रोथ को स्टिमुलस मिले, तब सरकार इसे काम कर सकता है। तो सरकार को ज़्यादातर देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करने की आवश्यकता है अगले साल 2021-22 में, लेकिन उसके साथ फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने की आवश्यकता है। तो इन दोनों विचारों को देश सरकार को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा जाए तो देश में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसे सरकार ने सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ोतरी देने के लिए इन्हें लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त 102 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोविजन किया गया है ताकि सोशो और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डेवलप मिले। और कॉरपोरेट टैक्स को भी कम किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ोतरी मिले। इन सबको देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स जो है कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि सामाजिक रीजंस। अभी देखा जाए तो देश में हो रहे फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, उससे एक तो पता चलता है कि सरकार कोई भी स्टेप ले उसमें लेबर रिफॉर्म्स और डिसिप्लिन किस समय सीक्वेंस और कंसेंसस को ध्यान में रखते हुए वो आगे के कोई भी रिफॉर्म्स को ले। अभी लेबर रिफॉर्म्स के बारे में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं फार्मर्स बिल के साथ या फार्मर्स रिफॉर्म अग्रेरियन रिफॉर्म्स के साथ। लेबर रिफॉर्म्स कभी भी किसी भी देश में लाने की आवश्यकता है तो आर्थिक व्यवस्था जब पॉजिटिव हो तब लेंगे, तभी उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इस समय शायद अभी जैसे आर्थिक मंदी देखी जा रही है तो यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स लेने की आवश्यकता या उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक अपना ओपिनियन बता रहे हैं लेखक यहाँ। जैसे कि देश में या भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक बनाने की एक विजन को रखा गया है। अगर इसे समर्पक और पूरी तरह से अचीव करना है तो इकोनॉमी को 9% ग्रोथ रेट दिखाना होगा अगले 6 साल तक। तभी भारत में हम लोग ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को सफलता से पा सकते हैं। 2019 में अगर देखा जाए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था $2.7 ट्रिलियन थी। तो इस मात्रा में $5 ट्रिलियन बनने के लिए हमें 9% ग्रोथ चाहिए अगले 6 सालों तक। तो इसके अतिरिक्त सरकार को ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के जो भी विषय हैं वो ग्रोथ के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी में आ जाएंगे। अगला आर्टिकल है स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो हेल्थ केयर जो विषय भारत में कोविड-19 के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट फोकस में आया है। तो यहाँ पे कुछ हेल्थ केयर में चुनौतियाँ जो भी हैं उन्हें सफलता से अगर ओवरकम करना है तो कुछ विषयों पे ध्यान देना होगा। उसके अतिरिक्त हम यहाँ कुछ विश्लेषण या एनालिसिस देखने वाले हैं। हमारे देश में जैसे पता है 70% हॉस्पिटल्स प्राइवेट है और 30% सिर्फ गवर्नमेंट या पब्लिक के अंडर आते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो हेल्थ प्रोटेक्शन को नहीं पाते हुए हैं। आज देश में अगर हेल्थ की एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो सिर्फ 1.13% ऑफ जीडीपी आज सरकार हेल्थ पे खर्च कर रहा है। तो इतनी ड्रॉबैक या इतनी गैप जो भी है इसे कैसे हम पूरा कर सकें। आज देश में बहुत मात्रा में देखा जाए तो यूनिवर्सल हेल्थ
कवरेज के बारे में जो भी बात करते हैं, अगर उसे सफलता से पाना है तो नर्सेस और मिडवाइफ की संख्या में भी जो बहुत कमी है भारत में, इसे भी बढ़ोतरी देने की आवश्यकता है। तो आज प्रेजेंट सिस्टम को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हेल्थ इकोनॉमिक्स कैसा चलता है, फिर अंत में स्टाफ रेशियो क्या है और सरकार को क्या किन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के प्रेजेंट सिस्टम को अगर देखा जाए तो 85% पीपल को आज ये जो कॉरपोरेट प्राइवेट हेल्थ केयर की बढ़ोतरी है हमारे देश में, उसे अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है। इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है और जो इंश्योरेंस के आने की वजह से, सोशल इंश्योरेंस या सोशल इंश्योरेंस स्कीम जहां कहते हैं, उसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को थोड़ा सा आर्थिक बैकअप मिला है, लेकिन इसकी वजह से देश में जो सिस्टमिक हेल्थ केयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक नेक्सस की तरह बढ़ रहा है, लेकिन देश में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी की आवश्यकता है उसे समर्पक काम नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो सरकार को अगर इस मॉडल पे काम करना है तो देश में ये जो हेल्थ क्षेत्र में हमें गैप मिल रहा है उसे फुलफिल करना इतना आसान नहीं होगा। तो सोशल इंश्योरेंस, ये जो पूलिंग इक्विलिब्रियम को यूज़ करके आज देश में हेल्थ की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की समस्या का प्रयत्न चल रहा है, लेकिन उस पर ज़्यादा हम निर्भर नहीं हो सकते। तो आज देश को इस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे कि देश में सिर्फ 20% लोग हैं जो मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, 40% लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, और 40% लोग जो नॉन पुअर होते हैं, मतलब जो भी हेल्थ के एक स्पाइरल में या हेल्थ के कुएं में गिर जाता है अस्पताल के चक्करों में, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है। आज देश में 70 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हेल्थ की रीजंस की वजह से पॉवर्टी की एक कुएं में गिर रहे हैं हर साल। अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो एक्सेसिबिलिटी का पहला प्रॉब्लम है, अफोर्डेबिलिटी का है, क्वालिटी ऑफ मैन पावर का है, और स्टाफ जो रेंट सीकिंग नेचर को दिखाता है। ये मेजर कारण है कि आज देश में सफलता से हम हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर और एक जगह देखा जाए तो देश में क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम इस हेल्थ सेक्टर को जहाँ पे पीछे देखा जा रहा है उसे कैसे आगे ला सके और क्या क्या काम कर रहे हैं वाले की आवश्यकता है। आज देश में इतनी ज़्यादा ट्रेंड एम्प्लॉयज़ या ट्रेंड वर्कर्स नहीं हैं जो सिर्फ एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स दे के क्विक रिलीफ की समाधान को या पेशेंट्स को देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से आगे के दिनों में एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड इम्यूनिटी की बहुत बड़ी समस्या भारत को झेलनी पड़ेगी। अगर इसे अभी नहीं सही किया गया तो देश में ये एक बहुत ही हेल्थ क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करने की सिनेरियो को बढ़ोतरा दे रहा है। तो 3 ऐसे सॉल्यूशंस को यहाँ लेखक बता रहे हैं जहाँ हम इस प्रॉब्लम को आज हम कवर अप कर सकते हैं। तो पहला है, जो भी डॉक्टर हैं उन्हें रूरल एरियाज में काम करने का ऑब्लिगेशन दिया जाए, और लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रोविजंस को बात कर रहे थे पहले से ही, ग्रामीण प्रदेश में अगर हेल्थ एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ोतरी देना है तो लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पॉलिसी है उसे फिर से लाया जाए। स्वतंत्र के बाद या स्वतंत्र से पहले जो मेडिकल सिस्टम था, जैसे कि आज देश में MBBS 5 साल का होता है, तो उससे कम अवधि में जो भी बेसिक ट्रेनिंग या जो भी बेसिक नॉलेज चाहिए उसके अतिरिक्त एक कोर्स को डिज़ाइन किया जाएगा, तो वो लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर कहला जाएगा, ना कि डॉक्टर। तो ये हमारे देश में जो आज हेल्थ क्षेत्र में मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स की कमी है उसे सॉल्व करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होगा। तीसरा है, BSc नर्सिंग वालों को नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स कह के अपॉइंट किया जाए, ताकि ये ऐसे ही दूसरे राष्ट्रों में हो रहा है तो देश में आज नर्सेस और मिडवाइफ्स की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए BSc नर्सिंग वालों को भी लेने से वो समस्या का समाधान मिल सकता है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में अगर देखा जाए ज़्यादातर डॉक्टर्स या छुट्टी पे रहते हैं या सिर्फ अटेंडेंस डाल के निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे नर्सेस और मिडवाइफ्स का ही होता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को अगर बढ़ोतरा देना है और अगर उसे सही सिस्टमेटिक वे में चलाना है तो आज हो रहे बजट एलोकेशन को 3 गुना ज़्यादा करना होगा, और वहाँ की जो पैरामेडिक स्ट्रेंथ है उसे
पॉपुलेशन के हिसाब से दुगनी करनी होगी, तभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ क्षेत्र को बढ़ोतरी देने की एक ही मांग है या एक रिसोर्स है, उसे हम सही कर पाएंगे। तो आज देश में 0.6 नर्सेस हैं एक डॉक्टर को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रति डॉक्टर को 3 नर्सों की सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स को देखा जाए तो ये संख्या और भी कम है। तो देश में इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने के लिए, जैसे 3 हम प्रोविजंस के बारे में बात किए थे, बीएससी नर्सिंग एम्प्लॉयज़ को लेना या लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को बढ़ोतरी देना या फिर डॉक्टर्स को रूरल एरिया में काम करने के लिए मैंडेटरी करना, तो इन प्रोविजंस की वजह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में जो भी हम एक नेग्लिजेंस या फिर अंडर ग्रोथ देख रहे हैं, उसे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है, आज हमें जानने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल है द राइट कॉल। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो अक्टूबर 1 तारीख को हेबियस कॉर्पस पिटीशन था, उसके अतिरिक्त स्टेट काउंसिल को सम्मन किया था और पूछा था कि राज्य में, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार जो है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन देखा जा रहा है। इसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पे डालने की आवश्यकता है क्या, ये प्रश्न या ये एक ऑर्डर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पास किया था। तो जैसे कि पहले से ही हमें पता है, आंध्र प्रदेश में सीएम और जुडिशरी के बीच में टसल चलता ही रहा है। तब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने देश के उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र भी लिखा था इसके बारे में कहते हुए, लेकिन वो अभी इंक्वायरी बीच में ही खड़ी हुई है। उसके अतिरिक्त ये जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अक्टूबर 1 तारीख को रूलिंग की थी, इसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्थगित ऑर्डर किया है, ये सही है। आज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों डिफरेंट अंग हैं और तीनों के डिफरेंट पावर्स है। तो यहाँ पे क्लियरली जुडिशियल ओवररीच के बारे में यह बात किया जा रहा है। तो जुडिशियल ओवररीच ये सही नहीं है और यहाँ ऐसे स्थगित करने की वजह से आगे से कोई भी हाईकोर्ट ऐसी एक क्रम को लेने से पहले सोचेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल में हमें यहाँ जानने की आवश्यकता है कि प्रेसिडेंट्स रूल एक्चुअली पावर्स कहाँ से इन्वोक होते हैं हमारे संविधान से। 355 के अतिरिक्त आप देखेंगे तो सेंटर की ड्यूटी है कि मतलब केंद्र का एक कार्य है कि राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अतिरिक्त काम कर रहा है या नहीं, वो देखने की आवश्यकता है। 356 के अतिरिक्त 356 आर्टिकल का देखा जाए तो राष्ट्रपति अगर राज्य में चल रहे सरकार में कोई भी ऐसी सिचुएशन देखी जाए कहाँ कि वहाँ की सरकार संविधान के प्रोविजंस से काम नहीं कर रही है, तब प्रेसिडेंट्स रूल इन्वोक कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। इस प्रोविजंस को इन्वोक करने से पहले गवर्नर का रिपोर्ट लेना मैंडेटरी नहीं है, ले भी सकते हैं, ना ले भी सकते हैं। आर्टिकल 365 के बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है कि अगर केंद्र के दिए हुए निर्देशनों में कि राज्य अगर काम नहीं कर पा रहा है, तभी भी राष्ट्रपति ये सिद्ध कर सकते हैं या ये जान सकते हैं कि वहाँ का सरकार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पे काम नहीं कर रहा है, तभी भी प्रेसिडेंट्स रूल को इन्वोक कर सकते हैं। तो ये तो सिद्ध है कि प्रेसिडेंट रूल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, ना कि जुडिशियल एक्शन। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया था वो क्लियरली एक जुडिशियल ओवररीच है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्थगित करके सही काम किया है। आज का अगला आर्टिकल है स्मोल्डरिंग अनरेस्ट। अगर आपने पिछले वीक में अगर देखा होगा तो कोलार जो कर्नाटक में है, यहाँ पे एक ताइवानी सप्लायर विस्ट्रन का एक यूनिट था। ये एप्पल के फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करता था। ये कंपनी में कुछ लेबर मतलब सभी एम्प्लॉयज़ों ने इस पे एक वायलेंस एरप्ट हो गया इस यूनिट में। उसकी वजह से विस्ट्रन ने कहा कि अराउंड 437 करोड़ का डैमेज हुआ, लेकिन लेबर्स का कहना था कि विस्ट्रन कंपनी सही मात्रा में वेजेस या सही समय पे नहीं दे रहा था, ओवर टाइम काम कर रहे थे वो लोग और सही वुमन एम्प्लॉयमेंट प्रोविजंस को भी नहीं मिलने के कारण ये वायलेंस एरप्ट होने की शंकाएं को बताए गए। लेकिन एप्पल ने अपनी खुद की एक
इंटरनल कमिटी की रचना की और पर्सनली उसे प्रोब किया, तब उन्हें पता चला कि विस्टर्न की ही गलती है जिन्होंने सही समय पे सैलरीज को फॉरवर्ड नहीं किया गया। जब लेबर्स इसके बारे में, वेजेस के बारे में एक रेड फ्लैग रेस किए हुए थे कि हमें सही समय पे सैलरी नहीं मिल रहा है, तभी अगर विस्टर्न इसके बारे में सॉल्यूशन पा लेता तो ये डैमेज नहीं होता। और इसके बाद ये भी पता चला है कि ना कि 437 करोड़ का डैमेज हुआ है, सिर्फ 50 करोड़ का डैमेज हुआ है, वो भी रिपोर्ट गलत दिखाया था विस्टर्न ने। जैसे कि हम सबको पता है, भारत चाइना से अलग एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना चाहता है, तो इसके अतिरिक्त ऐसे वायलेंस होने से भारत का इमेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खराब होगा। अगर देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट देना होगा, यस, लेकिन लेबर को भी या लेबर लॉस को भी सही मात्रा में चलाने की आवश्यकता है आज देश में। तो लेबर लॉस जितने वीक होंगे उतनी ही ये प्रॉब्लम देखी जाएगी और दूसरे कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज सरकार को इन लेबर लॉस पे कुछ चिंता करने की आवश्यकता है और एक नए डायलॉग मैकेनिज्म हम जैसे कि हम सबको पता है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होता था पहले, सरकार लेबर और कंपनियों के बीच में होने वाली डायलॉग को देख लेता था, लेकिन 2015 से ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्फ्रेंस या ये डायलॉग को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। इस सिनेरियो में हमें ये जानने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल है लूजिंग द प्लॉट ऑन वुमेन सेफ्टी। तो इस आर्टिकल में महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ, महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया हुआ है। तो इस आर्टिकल में ये जानने वाले हैं कि क्या ये जो लॉ अभी महाराष्ट्र सरकार ने लाया है, या ये वुमेन सेफ्टी या महिलाओं की सेफ्टी के लिए सही में काम करेगा। आज देश में जो भी वुमेन सेफ्टी इश्यूज को देखा जा रहा है, अब तक के हुए लॉस से क्यों नहीं कम किया गया, उनके विषय में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन प्रोविजंस से शायद ये जो अभी लॉ लाया गया है वुमेन सेफ्टी के लिए, ये कितना सफल होगा या कितना इसमें लूप होल है या गैप पड़ा हुआ है। जैसे कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि देश में आज ये लॉस के दौरान अगर कमी नहीं देखी जा रही है क्राइम में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, कोई भी क्राइम होता है तो पहले इन्वेस्टिगेशन सही मात्रा में होना चाहिए, एक डायनामिक जुडिशरी और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन, जुडिशरी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक ये तीनों स्ट्रांग नहीं होंगे, देश में वुमेन सेफ्टी के लिए कितने भी रूल या लॉ बनाए जाए ये सफल नहीं होंगे। जैसे कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2012 के निर्भया केस के बाद रेकमेंड किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन इस पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। इन सबको देखा जाए तो ये तो सिद्ध है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी और इन्वेस्टिगेशन में बहुत स्ट्रांगली काम होने की आवश्यकता है। कुछ प्रोविजंस के बारे में भी हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि इसमें कहा गया है कि महिलाएं अगर झूठी रिपोर्ट दे रही हैं तो उसके विरुद्ध कदम लिए जाएंगे। अगर देखा जाए तो ऐसा एक प्रोविजंस आज तक देश में हुए सभी लॉस या रूल्स को देखा जाए तो सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीडिस्ट्रल एक्ट 2013 के अंदर ही ऐसी एक पैट्रियार्कल कंसेप्शन को लगाया गया है, जहाँ पे महिलाओं को झूठी माना जाता है। जैसे कि महिलाएं के विरुद्ध होने वाले सभी क्राइम्स बंद दरवाजे में होती है, लेकिन जब बंद दरवाजे में कोई क्राइम हो रहा है तो उसे इन्वेस्टिगेट करना या उसके लिए एविडेंस पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से बहुत से क्रमों में या बहुत से केसों में महिलाओं को ही झूठा माना जाता है। आज के इन पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये लेखक का ओपिनियन है। आज देश में बहुत बार देखा जाता है कि जब भी रेप होता है तो विक्टिम को, जिसने रेप किया है, उसके साथ शादी करवाया जाता है। तो बहुत से बार ऐसे हुआ है कि महिलाएं जस्टिस के लिए आगे आने के लिए डरती हैं, क्योंकि जस्टिस मिलने की उन्हें भरोसा ही नहीं है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी की प्रोविजन दी गई है, और हीनियस क्राइम हो
अगर जुडिशरी मानता है कि इसे एक्सेप्शनल केसेस में डेथ पेनल्टी एक्सेम्पलरी पनिशमेंट देने की आवश्यकता है तो डेथ पेनल्टी दिया सकता है। लेकिन इस बिल में ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि हीनियस क्राइम होता क्या है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक शायद डेथ पेनल्टी डेफिनेशन सिद्ध नहीं होगा। आज हम सबको पता है यूजुअली जजेस जो होते हैं डेथ पेनल्टी देने के लिए 10 बार सोचते हैं। पहला ये। दूसरा, अगर डेथ पेनल्टी दिया गया या प्रोविजन लगाया गया तो यूजुअली जो आदमी रेप करके छोड़ रहा है वो उस व्यक्ति को या उस महिला को मार भी देगा ताकि वो एक ही विटनेस है जो कह सकेगी कि इसने रेप किया है। जब वही मर गई तो कौन कहेगा या कहाँ से रिजल्ट ऊपर मिलेगा कि रेप किसने किया है। तो ऐसी मात्राओं में या ऐसे प्रोविजन से लाभ होने से ज़्यादा नष्ट का ही प्रावधान ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस बिल में मतलब शक्ति एक्ट में एक टाइम फ्रेम लगाया गया है जहाँ पे 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, 30 दिन में ट्रायल हो जाना चाहिए और 45 डेज में अपील भी हो जाना चाहिए। ऐसा एक टाइम फ्रेम पहले जुडिशियल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट में भी लगाया गया था, लेकिन ये आज तक सही ढंग से काम नहीं कर पाया गया है। और इस बिल में ये भी नहीं कहा गया है कि अगर इस टाइम फ्रेम में ये सब नहीं होते हैं तो क्या क्रम लिया जाएगा। तो ऐसे एक वेग बिल से वुमेन सेफ्टी इशू आज देश में जो बहुत ही सीरियसली डिस्कस किया जाता है, तो ये कहाँ तक ऐसे ही लॉ बन के रहेगा या ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ भी कुछ देखी जाएंगी, ये यहाँ पे लेखक कहने के अंश है। और जैसे कि 354E हरासमेंट ऑफ वुमन बाय एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अगर फ़ोन या मोबाइल या सोशल मीडिया से इंटिमिडेशन किया जा रहा है या फिर वुमन को टॉर्चर दिया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी इस बिल में प्रोविजंस दिए गए हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के प्रावधान आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर भी है। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम या इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी एक्शन लेने के प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। जब तक देश में एग्जिस्टिंग लॉ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं होगा, कोई भी प्रोविजन देश में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे एक अत्याचार, 2 सेफ्टी, 3 उनके मानसिक स्थिर पे जो भी प्रभाव गिर रहे हैं उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस बिल के विरुद्ध बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे सोसाइटी के लोगों ने इसके विरुद्ध अपनी ध्वनि दिखाई है या अपोजिशन दिखाया गया है। तभी राज्य सरकार ने इसे एक जॉइंट सेलेक्टिव कमेटी को या कंसल्टेटिव कमेटी को रेफर किया है। तो वो कमेटी अभी ज़्यादा स्टेक होल्डरों से बात करेगी और इन बिल में क्या क्या बदलाव लाने के बारे में वो सोचेगी। तो आगे के दिनों में देखेंगे कि ये शक्ति एक्ट जो महाराष्ट्र ने पास किया है इसमें क्या क्या बदलाव लाए जाएंगे। तो देश में महिलाओं की सेफ्टी के बारे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जिसे बदलने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल है बियॉन्ड जस्ट परसुएशन। तो इस आर्टिकल में हम लोग केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो फार्म बिल्स के हिसाब से क्राइसिस चल रहा है, उन क्राइसिस को अंत करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ डेटा और कुछ इन्फॉर्मेशन को, सुपीरियर इन्फॉर्मेशन को किसानों को एक्सचेंज किया है ताकि वो लोग समझ सके कि सरकार क्या चाहती है और सरकार का इंटेंशन क्या है। तो इसे हम परसुएशन कहते हैं, ना कि इसकी वजह से कोई भी साइकोलॉजिकल बदलाव होगा किसानों में, क्योंकि आज जो किसानों में क्राइसिस देखा जा रहा है वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, ना कि परसुएशन। क्योंकि फार्म बिल्स में जो भी कहा जा रहा है, पीछे के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में भी हम लोगों ने देखा था कि आज किसानों में इनकम की बहुत बड़ी क्राइसिस देखी जा रही है। इनकम जो हर साल मतलब 2022 तक जैसे कि सरकार ने प्रॉमिस किया था कि उनकी इनकम में डबल किया जाएगा, लेकिन ये कहीं भी होना ही रहा है। सप्लाई चेन में हो रहे क्राइसिस, जैसे कि हम सबको पता है मिडलमैन और मंडियों में हो रहे क्राइसिस के बारे में या एक्सटॉर्शन के बारे में, तो इन सप्लाई चेन में भी कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। इसके बाद भी अगर 2019 में देखा जाए तो 10,281 लोग 10,281 फार्मर्स ने सुसाइड किया। मतलब देश में किसानों के लिए कितने भी प्रोविजंस किए गए, अगर 10,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं तो शायद बहुत ही बड़ा लूप होल है जहां पे सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया है। आज देश में सिर्फ
स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स 47% ऑफ क्रॉप्ड एरिया पाए हुए हैं, मतलब 53% एरिया लार्ज फार्मर्स के हाथ में है। तो इतनी बड़ी, मतलब ये सब चिंताएं हैं या साइकोलॉजिकल फीलिंग्स हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। तो इसके हिसाब से जो 3 फार्म बिलों के बारे में आज सरकार कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर ला रही है, तो कैसे फार्मर्स मान लेंगे कि जब ये नहीं हुए तो ये कहाँ से होगा। तो ये साइकोलॉजिकल फीलिंग बदलने की आवश्यकता है। आज सरकार को इन मायनों में या इन डायरेक्शनों में सोचकर 2 क्रम लेने की आवश्यकता है, जिसे यहाँ लेखक कह रहे हैं। एक है गवर्नमेंट फंक्शनरीज को फार्मर्स से मिलाया जाए और सोशल क्रेडिबिलिटी और किसानों को एक अश्योरेंस दिया जाए कि उनकी पॉलिसी जो अभी बनी हुई है वो किसानों के हित में है। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक उनमें जो क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट या ट्रस्ट की जो कमी देखी जा रही है उसे हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, जो भी हाई लेवल गवर्नमेंट फंक्शनरीज है उन्हें किसानों से जाके मिलना होगा ग्रास रूट लेवल पे, और उन्हें कैसे सहायता करने के लिए सरकार काम कर रहा है उसे समझाना होगा। तभी किसानों में आज जो भरोसा सरकार और किसानों के बीच में कम हुआ है उसे फिर से लाने के एक प्रावधान देके जाएंगे। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि सरकार को जो किसानों में भरोसा कम हुआ है उसे फिर से लाने के लिए डेटा या फिर कोई रिपोर्ट से नहीं होगा, सरकार को खुद काम करना होगा, कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे, कुछ काम कर दिखाना होगा, ताकि किसान को ये भरोसा हो कि सरकार उनकी हित में काम कर रहा है और जो भी बिल या एक्ट आएगा वो उनकी ज़िंदगी को बदलेगा। तभी किसान आज जो क्राइसिस में या प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है वो घर वापस जाएगा। तो इस आर्टिकल में यही समझने की एक एनालिसिस आवश्यकता है कि जो क्रम सरकार ले रहा है वो कितने देर तक या कितने रीच लेवल तक रीच करेगा और कुछ क्या करने की आवश्यकता है आगे के दिनों में। तो ये हुआ आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम दोस्तों। फिर मिलेंगे कल सुबह नए इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।